हेलो दोस्तों, माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है अमेरिका के संविधान के निर्माण का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1776 में जिस समय अमेरिका को आज़ादी मिली तब वहाँ कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के अलावा कोई भी केंद्र सरकार नहीं थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य युद्ध के संचालन को देखना था, क्योंकि इस कांग्रेस में विधानमंडल, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका जैसी एक भी संस्था नहीं थी। 1777 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने संघ के अनुच्छेदों की नियमावली को अपनाया तथा राज्यों की स्वीकृति के लिए भेज दिया। इस संघ को विदेशों के साथ राजनीतिक संबंधों का संचालन करने तथा रक्षा आदि मामलों में अधिकार प्राप्त थे, लेकिन ना तो यह कर लगा सकता था और ना ही व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित इसे कोई अधिकार प्राप्त थे। इस नियमावली के अधीन प्रत्येक अमेरिकी राज्य को प्रभुत्व संपन्न तथा स्वतंत्र मान लिया गया, लेकिन उनसे अपेक्षा की गई कि वह कांग्रेस की सिफारिश को अवश्य लागू करे। इस संघ में प्रत्येक राज्य को अलग अलग एक एक वोट प्राप्त था। बिना राज्यों की अनुमति के नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता था। प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग न्यायालय थे। धन के लिए कांग्रेस राज्यों पर निर्भर थी, क्योंकि उसके पास कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, जब अमेरिका को आज़ादी मिली तब वहाँ केवल केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, जिसने 1777 में अनुच्छेदों की नियमावली को अपनाया और साथ ही साथ इसके प्रति राज्यों की स्वीकृति ली। और इस संघ के कुछ विशेष कार्य थे, जैसे विदेशों के साथ राजनीतिक संबंध का संचालन करना, रक्षा आदि मामलों में इसको अधिकार प्राप्त थे। लेकिन यह तय किया गया कि ये जो संघ है ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित इसको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया और ना ही यह किसी प्रकार का कर लागू कर सकता था। साथ ही साथ इस नियमावली के तहत जितने भी राज्य थे उनको प्रभुता संपन्न मान लिया गया, उनको स्वतंत्र माना गया और उनसे अपेक्षा की गई कि वो जब कांग्रेस कोई भी सिफारिश लागू करेगा तो वो अपने राज्य में लागू करेंगे। और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि बिना राज्यों की अनुमति के बिना नियमावली में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। वॉशिंगटन, मेडिसन तथा हैमिल्टन जैसे प्रमुख व्यक्तियों का विचार था कि कांग्रेस को व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा उन्होंने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया। 1786 में अन्नापोलिस नामक स्थान पर अंतर्राज्यीय व्यापार की समस्याओं को लेकर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया तथा वर्जीनिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रश्नों को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि संघ की नियमावली के अनुच्छेदों में परिवर्तन ना किया जाए। अतः हैमिल्टन ने प्रस्ताव रखा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ऐसी सभा होनी चाहिए जिसमें कि अमेरिका के सभी राज्य उपस्थित हो। कांग्रेस ने इसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया तथा इसके लिए आवश्यक कदम उठाए। तो दोस्तों, कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जैसे वॉशिंगटन, मेडिसन और हैमिल्टन, जिन्होंने यह महसूस किया कि कांग्रेस को व्यापार और तथा वाणिज्य से संबंधित अधिकार मिलने चाहिए और उसको इस मामले में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए 1786 में अन्नापोलिस नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया। और इस सभा में सबने निर्णय लिया कि बिना नियमावली में संशोधन के इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। तभी हैमिल्टन ने कहा कि इस प्रस्ताव के उद्देश्य के लिए एक ऐसी सभा बुलानी चाहिए जिसमें अमेरिका के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उपस्थित हो। और हैमिल्टन के इस प्रस्ताव को जो है कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया। इसी उद्देश्य से मई 1787 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ, जो अमेरिका में अब तक हुए सभी सम्मेलनों में महान माना जाता है। इसमें रोड्स द्वीप को छोड़कर शेष 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। प्रमुख नेताओं में वॉशिंगटन, फ्रैंकलिन मेडिसन, जेम्स विल्सन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, एडमंड आदि शामिल हुए। सभी की अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से वॉशिंगटन को चुना गया। तो दोस्तों, 1787 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से वॉशिंगटन को चुना गया। इस सभा के अधिकांश प्रतिनिधि एक प्रकार की केंद्र सरकार देखना चाहते थे, जो अपने आदेशों का पालन कर सके, अपने कर्जों का भुगतान कर सके, आर्थिक स्थिति को सुधार सके तथा अमेरिका के हितों की रक्षा कर सके।
फिलाडेल्फिया सम्मेलन नियमावली में संशोधन करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि कन्फेडरेशन की नियमावली में इतनी त्रुटियां हैं कि उन्हें संशोधन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अतः इसके प्रतिनिधियों ने एक नए संविधान की रचना का कार्य शुरू किया। तो दोस्तों, इस सभा के जितने भी प्रतिनिधि थे वो एक ऐसी केंद्र सरकार चाहते थे जो अपने आदेशों का पालन कर सके, अपने कर्जों का भुगतान कर सके और अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सके तथा बाहर के देशों में अमेरिका के हितों की रक्षा कर सके। इसलिए इन प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि संशोधन द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए एक नए संविधान की आवश्यकता पड़ी और उस दिशा में कार्य को करना शुरू कर दिया गया। संविधान की रचना के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई जिसने राज्यों के प्रतिनिधियों के अलग अलग विचारों पर परीक्षण किया। वर्जीनिया के प्रतिनिधि एडमंड रेडोल्फ ने सुझाव दिया कि निम्न सदन के सदस्य सीधे जनता द्वारा तथा उच्च सदस्य के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाया करें। उसकी योजना में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का भी प्रावधान था। उसने यह भी सुझाव दिया कि सभा में प्रतिनिधित्व हर राज्य की अपनी जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, किंतु छोटे राज्यों ने इसका विरोध किया। छोटे राज्यों ने संघ को यह धमकी दी कि यदि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया तो वे फेडरेशन से अलग हो जाएंगे, कन्फेडरेशन से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों, संविधान के निर्माण में पहला कार्य यह किया गया कि इन्होंने एक कमेटी नियुक्त की जिसने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के विचारों का बारीकी से परीक्षण किया। उसी समय वर्जीनिया के प्रतिनिधि एडमंड रेंडोल्फ ने एक सुझाव दिया कि निम्न सदन के जो सदस्य होंगे वो सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर जो उच्च सदन के सदस्य होंगे उनको राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा। और साथ में इन्होंने कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का भी प्रावधान प्रस्तुत किया। और आगे इन्होंने कहा कि सभा में जो प्रतिनिधित्व होगा वो राज्य की जनसंख्या पर आधारित होगा, किंतु जो छोटे राज्य थे उन्होंने इसका विरोध किया और संघ को धमकी दी कि यदि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला तो वो संघ से अलग हो जाएंगे। दक्षिण राज्य जहां दास रहते थे ने भी समस्या उत्पन्न की। उन्होंने जोर दिया कि प्रतिनिधित्व देते समय उन राज्यों में रहने वाले गुलामों की संख्या को भी जोड़ा जाना चाहिए, जबकि उत्तरी राज्य गुलाम प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सभा ने अपनी कार्रवाई वर्जीनिया के प्रतिनिधि के सुझाव को लेकर, जिसमें कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों को वोट डालने के आधार पर जोर दिया गया था, प्रारंभ कर दी। लेकिन छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही न्यू जर्सी की ओर से एक प्रस्ताव पेश कर दिया गया। वाद विवाद निरंतर चलता रहा, जिसने कि निराशावाद का रूप धारण कर लिया। अंत में कनेक्टिकट राज्य ने एक ऐसा प्रस्ताव सुझाया जिसमें दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में यह प्रावधान था कि सभा में 2 सदन होने चाहिए तथा प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए, जबकि उच्च सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। साथ ही उसने यह भी सुझाव दिया कि जिन राज्यों में गुलाम रह रहे हैं उन गुलामों का 3/5 भाग निम्न सदन में गोरों की संख्या के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस व्यवस्था को 3/5 समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, एडमंड रेंडोल्फ के विचारों पर ध्यान देते हुए सरकार ने उस दिशा में कार्य करना चालू कर दिया, लेकिन सरकार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो छोटे राज्य थे वो इस जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तभी कनेक्टिकट के राज्य ने एक प्रस्ताव दिया कि सभा के 2 सदन होने चाहिए और प्रतिनिधियों की जो संख्या है राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए, जबकि जो उच्च सदन है उसमें प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधित्व होने चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिन राज्यों में गुलाम रह रहे हैं वहाँ पर गुलामों का 3/5 भाग जो गोरे लोग हैं उनकी जनसंख्या के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और इसी व्यवस्था को 3/5 समझौते के नाम से जाना जाता है। मुख्य विवादों को सुलझा लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सदस्यों में मतभेद रहा जिन्हें ना सुलझाया जा सका, इसलिए पूर्ण रूप से इससे कोई भी सहमत नहीं हुआ। इस सभा में यह निश्चित किया गया कि इसे 9 राज्यों की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। स्वीकृति मिलते ही संविधान लागू हो जाएगा, अतः सभा ने इसे राज्यों की स्वीकृति के लिए तुरंत ही भेज दिया। तो दोस्तों, जो मुख्य विवाद थे उन्हें सुलझा लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ छोटे मोटे विवाद जो थे बने रहे, और इसके बाद जो संविधान बनाया गया उसको 9 राज्यों की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया और इस कार्रवाई को तुरंत ही अंजाम दिया गया।
डेलावेयर प्रथम राज्य था जिसने दिसंबर 1787 में इस संविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 1788 तक पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, जॉर्जिया, कनेक्टिकट, मैसूचेट्स, मैरीलैंड, साउथ कैरोलिना, न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया तथा न्यूयॉर्क ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी। शेष 2 राज्यों उत्तर कैरोलिना तथा रोड आइलैंड ने इसे यह जानकर अपनी स्वीकृति दी थी कि अब इस संविधान को लागू होने से नहीं रोका जा सकता। 11 राज्यों की स्वीकृति मिलते ही संविधान लागू हो गया। अमेरिका की सरकार के उद्देश्य संविधान की भूमिका में स्पष्ट रूप से दिए गए, जैसे न्याय, प्रजातांत्रिक शक्ति, सामूहिक सुरक्षा तथा सामान्य जन कल्याण आदि। अमेरिका संघात्मक गणतंत्र है, अतः संविधान के द्वारा सरकार की शक्तियों को राष्ट्र और राज्य में विभाजित कर दिया गया। सरकार की शक्तियों को कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका में इस प्रकार बांटा गया है कि इनमें संतुलन बना रहे। तो दोस्तों, डेलावेयर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने इस संविधान को स्वीकृति दी और इसके बाद 1788 तक लगभग 11 राज्यों ने इस संविधान को अपनी स्वीकृति प्रदान की। और दोस्तों, इस संविधान में अमेरिकी सरकार के जो उद्देश्य थे, जैसे न्याय, प्रजातांत्रिक शांति, सामूहिक सुरक्षा, सामान्य जन कल्याण, इन सबको जो है इस संविधान में शामिल किया गया तथा अमेरिका को एक संघात्मक गणतंत्र देश माना गया। और इसके बाद जो है सरकार की शक्तियों को जो है विभाजित भी किया गया और इनका जो विभाजन था वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में किया गया, जिससे कि संतुलन बना रहे। उदाहरण के लिए, कानून पारित होने पर राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति द्वारा प्रतिरोध लगा सकता है, लेकिन दोनों सदनों का 2/3 बहुमत उसे भी रद्द कर सकता है। पारित हो जाने के बावजूद भी कानून अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है शक्तियों का विभाजन किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सर्वाधिक प्राचीन, लिखित तथा विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें लोकतांत्रिक संप्रभुता स्पष्ट रूप से झलकती है। संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान का निर्माण करते हैं। अमेरिका के कांग्रेस 2 सदन, सीनेट तथा निम्न सदन में विभाजित है। सीनेट का प्रधान अमेरिका का उपराष्ट्रपति तथा निम्न सदन का प्रधान बहुमत दल का नेता होता है। दोनों सदनों को अपने अपने क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है, अतः मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के प्रतिनिधि मिलकर रास्ता खोजते हैं। कुछ चित्रों में दोनों सदनों को अलग अलग विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे राजस्व विधेयक केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा सीनेट की 2/3 स्वीकृति के बिना अमेरिका की विदेशों से की गई कोई भी संधि लागू नहीं की जा सकती। संविधान की रूपरेखा तैयार करने में मैडिसन का बड़ा हाथ था। उसने कहा, यह संविधान ना तो राष्ट्रीय और ना संघीय है, अपितु यह दोनों का मिश्रण है। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा संविधान है और इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान का निर्माण करते हैं। और अमेरिका की जो कांग्रेस है वो 2 सदन में विभाजित है, सीनेट और निम्न सदन। और जो सीनेट का जो प्रधान होता है वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है तथा जो निम्न सदन का जो प्रधान होता है वो बहुमत दल द्वारा चुना गया नेता होता है। और इन दोनों सदनों के पास अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे जो राजस्व विधेयक है वो केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर सीनेट की 2/3 अनुमति के बिना अमेरिका किसी भी विदेशी संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता और ना ही उसे लागू कर सकता है। और दोस्तों, अमेरिकी संविधान की रूपरेखा तैयार करने में मैडिसन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका के सुप्रसिद्ध इतिहासकार चार्ल्स ए बियड ने अपनी पुस्तक संयुक्त राज्य के संविधान का एक आर्थिक विश्लेषण में 1780 ईस्वी के दशक को संकट का काल कहा है। उनके अनुसार इस समय व्यापारिक वर्ग एक दृढ़ केंद्र सरकार की स्थापना चाहता था जो व्यवसाय को प्रोत्साहन दे सके, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा कर सके और सार्वजनिक ऋणों पर अधिक मुनाफा दे सके। तो दोस्तों, इतिहासकार चार्ल्स ए बियड ने बताया है कि क्यों उस समय एक केंद्र सरकार की और मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत थी। अमेरिकी संविधान के द्वारा कानून की व्याख्या करने, झगड़ों को निपटाने तथा दंड निर्णय आदि के उद्देश्य से न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसकी शक्तियों को संघ न्यायालय तथा राज्य के न्यायालयों में विभाजित कर दिया गया है। राज्य के न्यायालय विधानसभाओं से पारित कानूनों के अंतर्गत मुकदमों को निपटाते हैं, जबकि संघीय न्यायालय का मुख्य कार्य विदेशी समझौतों तथा
संधियों व कांग्रेस द्वारा लाए गए कानूनों से संबंधित मुकदमों को निपटाना है। संघीय न्यायालय संविधान का अभिभावक तथा नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान तो है ही, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन, लोकप्रिय संप्रभुता तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, अमेरिकी संविधान में कानूनों की व्याख्या करने, झगड़ों को निपटाने, दंड निर्णय आदि के उद्देश्यों के लिए अलग अलग न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसे संघ न्यायालय तथा राज्य के न्यायालयों में विभाजित कर दिया गया है। जिसमें जो राज्य के न्यायालय हैं उसमें जो विधानसभा जो कानून पारित करता है उसके अंतर्गत जो मुकदमे आते हैं उसको निपटाती है, जबकि जो संघ न्यायालय है वो विदेशी समझौते तथा संधियों और वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस द्वारा कानून लाए जाते हैं उससे संबंधित मुकदमों को निपटाती है। और साथ ही साथ जो संघ न्यायालय है वो संविधान का अभिभावक तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। इसीलिए इस अमेरिका का संविधान उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि इसमें शक्ति का पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन, लोकप्रिय संप्रभुता तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी मौजूद है। अमेरिकी संविधान के निर्माण में नेताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके राज्यों के प्रतिनिधि संविधान के पक्ष में एकमत नहीं थे, इसलिए निरंतर संविधान की प्रस्तावनाओं उनका विरोध किया जाता रहा। किंतु आगे चलकर ज़्यादातर अमेरिकी राज्यों ने संविधान में संशोधन करवाकर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस संविधान में व्यक्तिगत तथा सामूहिक हितों पर विशेष ध्यान दिया गया तथा सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई। इस संविधान के परिणाम स्वरूप अमेरिका में दासों की स्थिति भी सुधरने लगी और उनके राजनीतिक जीवन का मार्ग खुल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।